नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 24 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि मैं फिलहाल सिविल जज की तैयारी कर रही हूं और कैसा रहेगा ये करियर, सफलता कितनी मिलेगी इस क्षेत्र में, जॉब करना उचित है या फिर बिजनेस के क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी में ही इंटरेस्ट है। बिजनेस के बारे में जानना चाहती है, बिजनेस करना चाहिए तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, जॉब को लेकर के, विवाह को लेकर के और साथ ही साथ जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं, अपनी माता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे हैं और साथ ही साथ जो है प्रसिद्धि के बारे में भी इन्होंने पूछा है। तो इनके सभी प्रश्नों का हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सीधे चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न। वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जा रही है और चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। तो इस जातिका की कुंडली बनती है वृषभ लग्न और वृषभ राशि की, यानी कि शुक्र प्रधान ये कुंडली बन जाती है। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं। यहां पर देखा जाए लग्नेश शुक्र जाकर के भाग्य भाव में विराजमान है, तो निश्चित रूप से ये भाग्यशाली हैं और जीवन में भाग्य का पूर्ण लाभ देखने को जरूर मिलेगा। लग्न देखें 5 डिग्री का लग्न है, वृषभ लग्न यानी कि बैल, वृषभ यानी कि बैल। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत मेहनती होते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा यदि किसी चीज के ऊपर भरोसा करते हैं तो अपने कर्म के ऊपर भरोसा करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये भूमि तत्व का लग्न बनता है, ये सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक है। शुक्र का लग्न है। निश्चित रूप से जीवन में जो है कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश होती है ऐसे लोगों में। और यहां पर देखें तो लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है। शुक्र का लग्न और ऊपर से चंद्रमा लग्न में विराजमान। निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है ये आपको बढ़िया आकर्षण देने वाला है, रूप रंग को ये बहुत बढ़िया करने वाला है। निश्चित रूप से आप सामने वाले को इंप्रेस कर सकती हैं। चंद्रमा यहां पर बैठ करके आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाला होगा। और यहां पर देखा जाए 21 डिग्री का चंद्रमा है, उच्च की राशि में बैठा है, उच्च का नहीं उच्च की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा 3 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं। तो यहां पर उच्च की राशि में जरूर चंद्रमा विद्यमान है प्रथम भाव में। तो निश्चित रूप से यहां पर उच्च का चंद्रमा आपको कुछ चीजों में लाभ दे जाएगा, जैसे कि पर्सनालिटी बेहतर कर देगा, डिसीजन मेकिंग क्षमता भी आपकी बेहतर कर देंगे चंद्रमा देवता। और शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है कुंडली में। लेकिन अभी तक तो चंद्रमा उच्च का जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस चंद्रमा को देखिए ध्यान से, तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं है, साथ में कोई ग्रह नहीं है और आगे भी कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब है कि इस कुंडली में केमद्रम दोष लग रहा है चंद्रमा को। चंद्रमा उच्च का जरूर है, केंद्र में विराजमान है, उच्च का है चंद्रमा, बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर चंद्रमा केमद्रम दोष में पीड़ित है। इसका मतलब है कि आपका जो मन है वो कभी भी शांत नहीं रहने वाला, आपका जो चित्त है वो कभी शांत नहीं रहने वाला। ऊपर से ये जो दोष बना है केमद्रम दोष, वो आपके लग्न में ही बना हुआ है। तो निश्चित रूप से ये मन में जो है कई बार आपके नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, कंसंट्रेशन आपका लूज हो सकता है। इस चंद्रमा को देखें, चंद्रमा कौन है इस कुंडली में, तो चंद्रमा तृतीयेश है इस कुंडली में, यानी कि कारक नहीं है इस कुंडली में। चंद्रमा साहस पराक्रम, छोटे भाई या बहन भाव का स्वामी ग्रह आकर के लग्न में उच्च का बैठा हुआ। देखिए निश्चित रूप से यह आपको पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी ही लग्न में आकर के बैठ गया, तो यह आपको पराक्रमी बनाएगा। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वगैरह की स्किल्स भी बढ़िया कर देंगे। लेकिन दृष्टियों की बात करें कि किस किस ग्रह की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो सिर्फ मुझे जो है वो राहु की दृष्टि नजर आ रही है। सिर्फ राहु चंद्रमा को देख रहे हैं। अब देखिए चंद्रमा ऑलरेडी केमद्रम दोष में है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट बनता है, कहीं ना कहीं ये आपके मन को भटका सकता है, उसका ध्यान रखिए।
उसका ध्यान रखिए। पर्सनालिटी ये जबरदस्त कर देंगे। शुक्र भी बढ़िया है तो स्थिति कभी भी बहुत खराब नहीं होने वाली है। केमद्रम दोष जरूर बन रहा है, वो एक अलग पहलू है। उच्च का चंद्रमा जो है वो भी तो कुछ ना कुछ लाभ दे जाएंगे आपको। तो निश्चित रूप से यहां पर थोड़ी परेशानी कंसंट्रेशन को लेकर के हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव होता है आपके पार्टनर का, आपके विवाह का, तो उसके ऊपर चंद्रमा की नीच की दृष्टि पड़ना हो सकता है, तो थोड़ी बहुत जो है मतभेद की स्थिति हो जाए। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के पास जो बल है वो 50% का होगा। चंद्रमा कुमार अवस्था के हैं। राहु के ऊपर चलते हैं। 28 डिग्री का राहु है यहां पर। बल इसके पास 25% के आसपास का होगा। बुध की राशि में विराजमान है राहु। पंचम भाव में राहु देव विराजमान है। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के लिए हम देखते हैं। यहां पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को ये बहुत शार्प कर देगा। इंट्यूटिव पावर भी आपको बढ़िया दे देगा। बुध की राशि में विराजमान है और बुध जाकर के नवम भाव में, भाग्य भाव में विराजमान है। त्रिकोण में विराजमान है बुध। बढ़िया स्थिति है बुध की, कारक है इस कुंडली में बुध। अब यहां पर राहु भी योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। राहु योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको एजुकेशन में सफलता देगा, खास करके टेक्निकल क्षेत्र में, या फिर जो पढ़ाई ऐसी जो कि आम लोग ना करें, या फिर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र मान लीजिए जिसमें बहुत ज्यादा शार्प माइंड की आवश्यकता होती है, वहां पर ये राहु आपको बहुत लाभ देगा। वैसे भी यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लाभ देने वाला है। आपके इंटेलिजेंस पावर में ये बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाला है। निश्चित रूप से ये राहु आपको प्रेम संबंध देने वाला होगा। उसमें थोड़ी सतर्कता बरतें, बुराई कुछ नहीं है, थोड़ी सतर्कता बरतेंगे आप, क्योंकि केतु की दृष्टि भी यहां पर पड़ेगी, तो थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। यहां पर देखा जाए, राहु की दृष्टियों की बात करें, राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में कहीं से कोई कमी नहीं करेगा राहु। दृष्टि डाल करके आपको विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। बहुत ज्यादा लाभ में वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन कमी भी नहीं करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं। बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं देंगे, लेकिन एक नियम है कि लाभ स्थान में ज्यादातर ग्रह, या फिर यूं कहें कि सारे ही ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं। तो यहां पर देख करके भी आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और राहु की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो कहीं ना कहीं ये आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला होगा। आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिव पावर देने वाला होगा। लेकिन चंद्रमा को जो देखेगा तो मन को थोड़ा भटका सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में गुरु और सूर्य युति बना करके विराजमान है। यहां पर देखा जाए सूर्य कौन है तो आपके सुखेश हैं। इस कुंडली के अनुसार जो सूर्य है वो सुखेश है। सूर्य इस कुंडली में ना कारक है ना ही मारक है, वो एक समग्रह है। अब उसकी प्लेसमेंट हो गई देखिए कुंडली के अष्टम भाव में, तो ये बहुत शुभ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। समग्रह थे कुंडली में सूर्य, उनकी प्लेसमेंट हो गई कुंडली के अष्टम भाव में, तो बहुत लाभ आपको ये नहीं देगा। सूर्य कौन है इस कुंडली में तो देखिए वो चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह, यानी कि जीवन के सुखों को देने वाला, माता से सुख, मकान से सुख, वाहन का सुख, ये सब के सब सूर्य देने वाला है, जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। कहीं ना कहीं सुखों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, हो सकता है माता से सुखों में भी थोड़ी कमी आ जाए, माता को थोड़ी परेशानी हो, ये भी नजर आ रहा है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है ये रिसर्च के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता दे सकता है। एकेडमिक क्षेत्र में आपको ये जबरदस्त सफलता दे सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि अष्टम भाव बहुत बुरा होता है। देखिए कुंडली का जो 6, 8 और 12वां घर है ना, इसको हम अच्छा भाव नहीं मानते हैं कुंडली में, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह जब यहां बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ करवाते हैं। जैसे अष्टम भाव में इनका बैठना, गुरु और सूर्य का ससुराल पक्ष बढ़िया मिलेगा आपको। यहां पर बैठने से आप जीवन में जो है ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, जीवन के गूढ़ रहस्यों की तरफ जा सकती हैं। जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगी, डीप नॉलेज आपको रहने वाली है। सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी प्रभावशाली आपको कर देंगे, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना देगा। ये इतना जरूर है कि सुखेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा है, तो जीवन के सुखों में ये थोड़ी कमी जरूर करेंगे। 18 डिग्री का सूर्य है, बल बहुत ज्यादा है सूर्य के पास, बढ़िया बल है सूर्य के पास। गुरु के ऊपर चले, 6 डिग्री का गुरु है, करीब 25% के आसपास का बलाबल है गुरु के पास, बाल अवस्था का है ये गुरु। और गुरु देखा जाए इस कुंडली में अष्टमेश है और लाभेश है। गुरु इस कुंडली में मारक ग्रह है और अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठ गए, तो गुरु यहां पर जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बढ़िया स्थिति है। कई बार मैंने समझाया है कुंडली में 2 राजयोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक विपरीत राजयोग और दूसरा नीच भंग राजयोग। ये 2 राजयोग अपने आप में बहुत बड़े राजयोग हैं, लेकिन ये
परिणाम तब देते हैं जब आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तब ये परिणाम देते हैं। दोनों ही जो राजयोग है ये विपरीत स्थितियों में व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। तो यहां पर अगर आप मेहनत करती हैं, निश्चित रूप से गुरु आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। ये गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ करवाएगा, जीवन में अचानक से धन संपत्ति की प्राप्ति करवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ गुरु आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ सकता है, डीप नॉलेज की तरफ आपको लेकर के जाने वाला होगा। और यहां पर देखा जाए गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चों को थोड़ा ये बढ़ा देंगे, विदेश की यात्राएं करवा देंगे। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को बेहतर कर देंगे, धन वगैरह में ये वृद्धि करने वाले हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी डैमेज कंट्रोल करेंगे, उसमें भी आपको लाभ दे देंगे, क्योंकि मित्रवत दृष्टि है। भले ही मारक ग्रह है, मारक है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो दृष्टि है बहुत जबरदस्त लाभ देगी, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं करने वाली है, लाभ ही करवाने वाली है। तो गुरु की प्लेसमेंट भी बढ़िया है आपकी कुंडली के अनुसार। गुरु पति को दर्शाते हैं एक स्त्री की कुंडली में, और गुरु की प्लेसमेंट आपकी बढ़िया कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। शुक्र, मंगल और बुध की युति यहां पर हुई है, और यहां पर देखा जाए तो शुक्र और बुध एक साथ विराजमान है, तो लक्ष्मी नारायण योग बन गया। शुक्र और बुध की युति से कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। दोनों ही ग्रह इस कुंडली में योग कारक है आप कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी नारायण योग हर तरीके से आपको लाभ पहुंचाएगा। भाग्य स्थान में ये योग बना है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और कहीं ना कहीं जीवन में आपको धन वगैरह की प्राप्ति में भी ये योग बहुत मदद करने वाला है। इस कुंडली में देखा जाए बुध जो है वो धनेश है, और साथ ही साथ जो बुध है वो पंचमेश भी है। तो इस कुंडली में बुध एक कारक ग्रह है और नवम भाव में प्लेसमेंट है। तो देखिए, धन भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में बैठ जाए तो एक प्रकार से धन योग या महाधनी योग बना देता है, और साथ ही साथ यहां पर पंचमेश जाकर के भाग्य स्थान में बैठ गया, हायर एजुकेशन के भाव में बैठ गया, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, ये भी अपने आप में राजयोग है। तो द्वितीय भाव से भी राजयोग है बुध का, पंचम भाव से भी राजयोग है बुध का। बहुत बढ़िया स्थिति है यहां पर बुध की, लाभ देने वाले हैं। हायर एजुकेशन में यहां पर बैठा हुआ बुध लाभ दे देगा। यहां पर बैठा हुआ बुध जो है कहीं ना कहीं आपको विदेश वगैरह की यात्राएं करवाने वाले होंगे, धर्म कर्म में रुचि देने वाले होंगे आपको। 7 डिग्री का जो बुध है यहां पर, बल इसके पास 50% का माना जाएगा। यहां पर ये वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। तो एजुकेशन वगैरह के लिए बुध की प्लेसमेंट बढ़िया है, हायर नॉलेज के लिए बढ़िया है, हायर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, धन कमाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है इसकी प्लेसमेंट। तो बढ़िया स्थिति है। आप चाहे तो बुध के भी बल को बढ़ा सकती हैं। शुक्र को देखें, 21 डिग्री का शुक्र है यहां पर, कुमार अवस्था का है ये शुक्र, 50% का बलाबल है, लग्नेश है और साथ ही साथ षष्ठेश भी है। चूंकि लग्नेश है शुक्र तो उनको षष्ठेश होने का कोई दोष नहीं लगेगा। लग्नेश जाकर के बैठा हुआ है कुंडली के भाग्य भाव में। निश्चित रूप से यहां पर जो शुक्र देव है वो आपको भाग्य का साथ दिलवाने वाले हैं, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है निश्चित रूप से आपको हायर एजुकेशन वगैरह में लाभ दे देगा जीवन में। और यहां पर से इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी भी देगा। अब देखिए, बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है कुंडली के तीसरे भाव को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी भी ये देने वाला होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतरीन करने वाला होगा। तो ये बढ़िया स्थिति है कुंडली में पूर्ण रूप से देखा जाए तो। आप लोन वगैरह लेकर के भी जीवन में, यदि लोन वगैरह लेने की स्थिति आए, आप बेफिक्र होकर के लोन वगैरह ले सकती हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है, उसमें भी आपको लाभ की स्थिति मिलने वाली है। मंगल के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखा जाए मंगल 2 डिग्री का है और अस्त के भी है। मंगल सूर्य से 17 डिग्री तक मंगल अस्त के माने जाते हैं। तो यहां पर भले ही अलग भाव में है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सिर्फ 14 डिग्री का है, इसलिए मंगल देव अस्त के हो गए। मंगल अस्त का हो गया तो उसका जो बल है वो काफी कम हो जाएगा, दृष्टि प्रभाव काम नहीं करेगा। मंगल इस कुंडली में कौन है, तो सप्तमेश है और वो द्वादशेश है। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह बनते हैं, मार्केश है, और सप्तम भाव यानी कि विवाह के भाव के स्वामी ग्रह हैं आपके। वैवाहिक जीवन का जो दारोमदार है इस कुंडली में वो मंगल के हाथों में है, और विदेश भाव के भी स्वामी ग्रह, खर्च भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। मंगल देखा जाए, देखिए विवाह भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है अपनी उच्च की राशि में। मकर राशि में जो मंगल देवता है वो उच्च के माने जाते हैं, तो यहां पर उच्च का मंगल जरूर विराजमान है, लेकिन अस्त है। अस्त होने से मैं ये कह सकता हूं कि पावर में कमी आ जाएगी। ऐसा मत सोचिए कि मंगल यहां नेगेटिव हो गए, पावर में कमी आ जाएगी। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता है, कैपेबल नहीं हो पाता है कि वो आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट दे। तो मारक ग्रह है मंगल, तो उनको बल देने की आवश्यकता इस कुंडली में नहीं है। यहां पर बैठा हुआ मंगल काफी हद तक आपको लाभ ही करवाएगा। आपके जो हस्बैंड होंगे कहीं ना कहीं
उनके आने के बाद या आपके विवाह के बाद आपको भाग्य का लाभ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्नी भाव का स्वामी पति भाव का स्वामी ग्रह भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। यहां पर मंगल निश्चित रूप से सप्तमेश बनते हैं, तो हो सकता है आपके हस्बैंड जो है किसी अथॉरिटेटिव पद पर हो, थोड़े से गुस्से वाले हो। कुंडली मिलान करके आप विवाह करेंगी, बहुत लाभ मिलने वाला है आपको, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। विवाह के बाद सुखों में भी वृद्धि ही होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, यहां पर कुंभ राशि में विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है शनिदेव। 25 डिग्री का शनि है, मृत अवस्था का है ये शनि, बल थोड़ा कम हो जाएगा शनि के पास। इस कुंडली में शनि कौन है, तो वो भाग्येश है और कर्मेश है, यानी कि इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह यदि कोई है तो वो शनि है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक त्रिकोण भी है और एक केंद्र का स्थान भी मिला हुआ है उसे, तो यहां पर शनि सबसे योग कारक ग्रह है और सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में बैठा हुआ है अपने ही घर में। तो शनि की प्लेसमेंट यहां पर जबरदस्त है। यहां पर बैठ करके शनिदेव शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो जीवन में ये आपको बहुत ज्यादा तरक्की देने वाला होगा, नेम फेम देने वाला होगा। आपको क्या करना है, तो बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, शनि को थोड़ा बल दे देना है। निश्चित रूप से ये जीवन में आपको बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाने वाला है। समाज में आपको ये नाम करवाने वाला होगा, मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, यहां पर नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से शनि की दशा में धन का व्यय हो सकता है फिजूल का, और विदेश वगैरह जाने में आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कब? तो शनि की दशा में मैं बात कर रहा हूं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डालेंगे, आपको प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब देने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। 7वां भाव अभी बताया है मैंने, विवाह का होता है। 7वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे, विवाह में विलंब की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब देखिए, शनि मैंने जस्ट बताया कि योग कारक ग्रह है, शनि योग कारक ग्रह है, तो बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा, लेकिन आदत है शनि की, शनि जो है ना कारक है डिले के, तो थोड़ा तो डिले करेंगे, लेकिन योग कारक ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा डिले और परेशानी ये नहीं देने वाले हैं। मंगल की राशि को देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति देखने को मिले, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुंडली मिलान जरूरी है करना। शनि यहां पर मृत अवस्था के हैं तो दृष्टि का बल भी कम होता चला जाता है। आप इनको बल देने के लिए निश्चित रूप से इनका रत्न धारण कर सकती हैं, वो मैं आखिर में आपको बताने वाला हूं। निश्चित रूप से आपको शनि को बल देना चाहिए, तब आपको करियर में ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु कुंडली के लाभ स्थान में विराजमान है, 28 डिग्री का केतु है, गुरु की राशि में यहां पर ये बैठे हुए हैं। बढ़िया परिणाम दे जाएंगे यहां पर केतु देव, 25% का बलाबल है। गुरु देखा जाए तो वो 8वें भाव में विराजमान है, ना केंद्र में है गुरु ना त्रिकोण में, तो थोड़े से लाभ में कमी जरूर आएगी। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लाभ स्थान में यानी कि 11वें भाव में ज्यादातर ग्रह, यानी कि सब ग्रह, ज्यादातर नहीं सभी ग्रह जो है अच्छा परिणाम देते हैं कुंडली के लाभ स्थान में। तो यहां पर केतु भी बैठा है तो ये आपको फायदा ही करवाने वाला है, जीवन में ये आपको मान सम्मान दिलवाने वाले हैं, लाभ में वृद्धि करवाने वाले हैं, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव के ऊपर, दौड़ भाग बढ़ा देंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव के ऊपर, रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, उसको सोच विचार करके चलना चाहिए। यहां पर बैठा हुआ केतु आपको ज्ञान देने वाला होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, विवाह भाव के ऊपर देखेंगे, ये उच्च की दृष्टि होगी, केतु की उच्च की दृष्टि होगी, तो विवाह में ये कोई परेशानी और अड़चन खड़ी नहीं करेंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो दशा अभी आपको राहु की चल रही है, राहु की महादशा आपको 17 मई 2022 तक रहने वाली है। राहु की महादशा आपके लिए बढ़िया है। आमतौर पर राहु लोगों को भटकाते हैं, लेकिन आपके लिए ये राहु अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। राहु की महादशा में फिलहाल आपको चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 30 अप्रैल 2021 तक रहने वाली है। राहु में चंद्रमा, ये समय थोड़ा सा आपको भ्रमित करने वाला होगा, मानसिक परेशानी दे सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपको गुरु की महादशा 2022 के मई में आने वाली है। गुरु की महादशा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। मैंने बताया है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं गुरु, तो मेहनत करेंगे, आप सब कुछ हासिल करने वाली हैं। प्रश्नों को लेते हैं। आपने पूछा है सिविल जज की तैयारी कर रही हूं, क्या इसमें सफलता प्राप्त होगी? देखिए, सिविल जज या वकालत ये सबके सब शनि और गुरु इसके अंतर्गत आते हैं कुंडली में। क्यों? क्योंकि शनि को न्यायाधीश माना गया है, गुरु को ज्ञान माना गया है। तो निश्चित रूप से जिसके पास ज्ञान होगा वही न्याय कर पाएगा, तो गुरु की इंपॉर्टेंस है। और न्यायाधीश किसको कहते हैं? तो शनि को। तो शनि मैंने बताया कि यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है, शश महापुरुष योग बना रहा है।
करियर प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह है और वो वहीं बैठा हुआ है। जॉब हाउस के भी स्वामी ग्रह शुक्र है, वो जाकर के न्याय के भाव में बैठे हुए। कुंडली के नवम भाव से हम न्याय को देखते हैं, हायर नॉलेज को देखते हैं, फिलॉसफी को देखते हैं और कहीं ना कहीं धर्म को देखते हैं, न्याय को देखते हैं। कहां से? तो नवम भाव से। तो शुक्र भी वहां पर लाभ दे रहे हैं, शनि भी आपको लाभ दे रहे हैं और गुरु भी यहां पर अष्टम भाव में जरूर है लेकिन स्वग्रही है, तो आपके लिए ये भी लाभ ही देने वाला है। यहीं पर रोक करके मैं आपके नवमांश कुंडली के ऊपर चलता हूं। वहां पर गुरु और शनि की युति हुई है, गुरु और शनि की युति हुई है, बहुत बढ़िया है। आप बिल्कुल सही क्षेत्र में आई हैं और आपके लिए ये जो लॉ का क्षेत्र है ये हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब करें या फिर बिजनेस करें। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में फिलहाल के अनुसार आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना है। गुरु की दशा में भी आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना है। बिजनेस की जहां तक बात है, आप बिजनेस कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकरी के ऊपर होना चाहिए। नौकरी में अभी आपको ज्यादा सफलता मिलने वाली है। आपने बोला है सरकारी नौकरी करनी है, बिल्कुल आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं। आप प्रयास करेंगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अगर बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करूं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। शनि से जुड़ा कारोबार करिए, शुक्र से जुड़ा कारोबार करिए या फिर बुध से जुड़ा कारोबार करिए। उसमें भी आप कहेंगे बेस्ट कौन सा, तो शनि से जुड़ा हुआ कारोबार। क्या होता है शनि से जुड़ा हुआ कारोबार? तो देखिए, ऑयल, पेट्रोल, माइनिंग, कोल, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब के सब शनि से जुड़े हुए कार्य हैं। जिस भी कार्य में लेबर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं वो शनि के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शनि से जुड़े हुए कार्य में यदि आप जाती हैं, आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। जॉब कब तक लग जाएगी, ये आपने मुझसे पूछा है। देखिए, जॉब लगने के योगों की बात करें तो काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2.5 वर्षों में, 2 से 2.5 वर्षों में आपकी बढ़िया नौकरी लग सकती है। हालांकि योग तो अगले साल के नवंबर से ही है, लेकिन 2 से 2.5 वर्षों में आपकी बढ़िया नौकरी लगने के चांस मुझे नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा मेरा विवाह कब होगा। विवाह देखिए, मेरे अनुसार आपको जो विवाह है वो 27 वर्ष के आसपास करना चाहिए। 27-28 वर्ष के आसपास आपको विवाह करना चाहिए। सप्तमेश मंगल है आपके, वहां पर शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है, ये विलंब थोड़ा करवाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विलंब थोड़ा बहुत होने दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत विलंब होने दीजिए। 27-28 वर्ष के आसपास आप विवाह करेंगी, बढ़िया रहेगा। लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, ज्यादातर चांसेस हैं लव मैरिज के। इंटरकास्ट होगा या फिर कास्ट में विवाह होगा। इंटरकास्ट मैरिज के योग ज्यादा है क्योंकि केतु भी देख रहा है कुंडली के सप्तम भाव को, शनि भी देख रहा है सप्तम भाव को, मंगल का घर बनता है। निश्चित रूप से थोड़ा सा ये ट्रेडिशंस तोड़वा करके विवाह करवा सकता है। इसके बाद जो है, एक बात आपको और बता दूं, राहु में जब मंगल की महादशा आपको आएगी, कब है वो? तो अप्रैल 2021 से लेकर के मई 2022 तक। वो जो समय होगा ना, वो विवाह का योग बना देगा, वो विवाह का योग बना देगा। यदि आप विवाह करना चाहती हैं, आप उस दौरान कर लीजिए। कुंडली मिलान जरूर करना है आपको, क्योंकि जैसे ही मंगल की अंतरदशा चलेगी तो सप्तम भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऊपर से राहु की महादशा, वो बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है। तो ऐसा हो कि आपको विवाह करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप विवाह कर लीजिए 2021 से 2022 के बीच में, लेकिन कुंडली मिलान को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूछा है किस दिशा में विवाह होने के चांसेस है। देखिए, निश्चित रूप से सप्तमेश मंगल है, मेरे हिसाब से जो है विवाह होने के चांसेस जो है वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में बनता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कुंडली मिलान करके करेंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। विवाह टूटने जैसा योग नहीं है कुंडली में, लेकिन कुंडली मिलान आपको जरूर करना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या पिता की पैतृक संपत्ति मिलेगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो मिल जाए, चाहे लड़ के लेना पड़े, झगड़ के लेना पड़े, आपके फेवर में डिसीजन हो, इसके चांसेस ज्यादा हैं। कारण बता देता हूं, गुरु और सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाली है। द्वितीय भाव से हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। इस भाव का स्वामी ग्रह जो बुध है वो भी भाग्य स्थान में आकर के बैठा हुआ है। तो हर तरीके से जो आपका द्वितीय भाव है वो बहुत ज्यादा बलवान है। किसी भी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं है उस भाव के ऊपर, किसी भी पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है उस भाव के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप प्रयास करेंगी तो आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। और आगे इन्होंने कहा है कि इनके पिताजी जो है इन्हें छोड़कर, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ करके 12 वर्ष पहले चले गए थे और उन्होंने शायद किसी और से विवाह कर लिया और जो है अपना नया जो है उन्होंने घर बसा लिया। साथ ही साथ ये कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पिता का प्यार जो है मुझे ज्यादा नहीं मिला है, इसके पीछे का कारण क्या है। सीधा सीधा बोलता हूं, आपके लग्न चार्ट में इसके बहुत ज्यादा दोष नजर नहीं आ रहे हैं। आपके इस चार्ट को देख करके इसमें बहुत ज्यादा दोष नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन
नवमांश कुंडली, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि बहुत जरूरी होती है, आपकी भी नवमांश कुंडली मेरे सामने है इस वक्त, उसमें जो आपका सूर्य है वो राहु के साथ विराजमान है, और तो और वो नीचारोही है। नीचारोही है मतलब कि वो कन्या राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो कन्या राशि में सूर्य बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो ग्रहण दोष बन गया। सूर्य का ग्रहण दोष बन गया, मतलब कि ग्रहण लगा दिया पिता को राहु ने। सूर्य को ग्रहण लग गया तो पिता को ग्रहण लग गया, तो निश्चित रूप से पिता के सुख में कमी आ गई। चाहे तो उनके साथ संबंध खराब हो सकते थे, उनको स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती थी, या फिर वो छोड़ करके आपको चले गए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे का जो कारण है वो ग्रहण दोष है, जो कि आपके कुंडली के अनुसार नजर आ रहा है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी मां क्या दूसरा विवाह कर सकती हैं? देखिए, इसके लिए आपकी कुंडली को हम नहीं देख सकते हैं, आपकी माताजी की कुंडली से यह बात कही जा सकती है। आपकी कुंडली से यह बात कहना उचित नहीं होगा। मेरे और मेरी मां के संबंधों में खटास तो नहीं आएगी। देखिए, आपका जो चंद्रमा है ना, वो D9 चार्ट में भी बहुत बढ़िया स्थिति में है, अपने ही घर में जाकर के विराजमान है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी माताजी के साथ आपके संबंध हमेशा ही बढ़िया रहने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है प्रसिद्धि के योग कैसे हैं? बहुत ज्यादा प्रसिद्धि के योग हैं। जो थोड़ी सी कमी है वो उपायों से दूर हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो दूर हो जाएगी। शनि आपको प्रसिद्धि दिलवाने वाले हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। किस कार्य से मुझे प्रसिद्धि मिलेगी? जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रही हैं, सिविल जज की तैयारी कर रही हैं, लॉ के क्षेत्र में आप जा रही हैं, ये सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। बिजनेस भी करेंगी, शनि से जुड़ा हुआ करिए, सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। शनि से जुड़ा हुआ कार्य आपको बहुत टॉप पर ले जाएगा। इसके अलावा इन्होंने पूछा है खुद की गाड़ी, घर और धन कैसा होगा? देखिए, खुद की गाड़ी की बात करें, मकान की बात करें, तो ये कुंडली के चतुर्थ भाव से हम आमतौर पर देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह सूर्य अष्टम भाव में है, थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बनेगा जरूर आपका अपना मकान। बढ़िया मकान आप बना पाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खुद की गाड़ी भी आप ले पाएंगी। और धन वगैरह को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है, निश्चित रूप से मैंने आपको बताया आपकी कुंडली में महाधनी योग है, तो बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि आप कितना धन कमाएंगे। आप प्रचुर मात्रा में धन कमा सकती हैं। एक छोटा सा वीक पॉइंट है यहां पर धन को लेकर के, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और पैतृक संपत्ति को भी लेकर के, जो कि आपके D9 चार्ट से नजर आ रहा है। ये जो बुध महाधनी योग बना रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। ये D9 चार्ट के सेकंड हाउस में जाकर के नीच की राशि में केतु के साथ बैठे हुए, यानी कि जड़त्व दोष भी बन रहा है और ये नीच के भी हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई परेशानी और कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। खास करके पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई परेशानी नजर आ रही है। तो हो सकता है कि आपको लड़ना पड़े अपनी पैतृक संपत्ति के लिए। यदि आप चाहती हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं, आपको प्रयास करना चाहिए, आपको पैतृक संपत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। नवमांश कुंडली भले ही इंडिकेशन दे रही है कि थोड़ी परेशानी आएगी, आने दीजिए। आप लड़ करके भी काम कर सकती हैं और उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स और मैं रख देता हूं। नवमांश कुंडली में शुक्र, चंद्रमा, शनि, गुरु, इन सब की प्लेसमेंट बढ़िया है। मंगल वहां पर भी उच्च की ही राशि में विराजमान है, बहुत अच्छी बात है। वहां पर विवाह वहां पर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है आपकी नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में हम विवाह के लिए विशेष रूप से देखते हैं, तो वहां पर जो सप्तम भाव है थोड़ा डैमेज्ड है, क्योंकि वहां पर सप्तमेश सूर्य बनते हैं और सूर्य की स्थिति वहां बढ़िया नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको एक सलाह है कि विवाह आपको अब और ज्यादा सोच समझ करके करना है। डरने जैसा कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, तो दिमाग से काम लेना है, कुंडली मिलान कर लेनी है, परिवार वालों से राय लेकर के आगे बढ़ना है और कोई दिक्कत नहीं है। और जो वहां पर कमी नजर आ रही है ग्रहों की, उसके लिए मैं आपको उपाय देने वाला हूं, चाहे वो सूर्य हो या फिर कोई और ग्रह हो जैसे कि बुध, उसके लिए मैं आपको उपाय देने वाला हूं। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति वहां पर बढ़िया नजर आ रही है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए नीलम रत्न। शनिदेव का रत्न है नीलम, इसे आपको धारण करना है। करीब 7 रत्ती का नीलम आपको धारण करना है। पंचधातु की अंगूठी में इसको बनवा लीजिएगा आप। और कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको इसे धारण करना चाहिए। आप चाहे तो बाएं हाथ में भी धारण कर सकती हैं, आप स्त्री हैं, आप बाएं में भी कर सकती हैं। जो वर्किंग लेडी होती है वो राइट हैंड में करे, कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर कई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और कंफ्यूज्ड है, तो बड़ी सरलता से मैं समझाना चाहूंगा आज। यदि स्त्री है तो उसके लिए शास्त्रों में लेफ्ट हैंड में कहा गया है, और यदि पुरुष है तो राइट हैंड में कहा गया है। लेकिन तब की जो स्त्रियां थी वो वर्किंग नहीं होती थी, इसलिए उचित था कि लेफ्ट हैंड में धारण किया जाए। आज के टाइम पे अगर स्त्रियां लेफ्ट हैंड में भी धारण करती हैं तो अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट से वो भी बात उचित है। और दूसरा, यदि वो राइट हैंड में करती हैं, क्योंकि वो अब खुद एम्प्लॉयड है,
उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। तो आप किसी भी हाथ में धारण कर सकते हैं, और यदि आपको वर्किंग होना है, निश्चित रूप से आप तैयारी कर रहे हैं, आप वर्किंग ही होंगी, आप राइट हैंड में इसे धारण कर लीजिए। अगला उपाय है आपके लिए हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है। इससे काफी हद तक आपका मन शांत रहेगा कि मध्यम दोष जो बन रहा है उसमें भी कमी आ जाएगी। अगला उपाय है नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है राहु की महादशा तक। नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, बजरंग बाण का भी साथ में पाठ करें, और नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, मतलब कि उनको जल चढ़ाना है नित्य, और वहीं पर खड़े होकर के आपको गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। इन सभी उपायों को करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में बढ़िया बदलाव आएगा, बढ़िया परिवर्तन आएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला होगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 24 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।